गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, जैसा कि भौतिक भूगोल में अपना टॉपिक चल रहा था अपरदन चक्र का, जिसमें अपन डेविस का नॉर्मली कल जो अध्ययन किया था वो सिर्फ मैंने अपरदन चक्र क्या होता है उसके बारे में बताया था आप लोगों को कि अपरदन चक्र के अंदर आपकी दो शक्तियां हैं, वो कार्यरत होती है। अंतर्जात बल है, बहिर्जात बल है। अंतर्जात बल के अंदर क्या होती है, नई नई जो स्थलाकृतियां हैं उनका निर्माण होता है। और बहिर्जात जो शक्तियां होती हैं जिनके अंदर नदी है, हिमानी है, वायु है, इनके द्वारा क्या होता है, आपका जो अंतर्जात शक्तियों के द्वारा जो स्थल रूप बनते हैं या सृजन जिनका होता है, और बहिर्जात बल के द्वारा क्या हो जाता है, वो समतल पर्याय मैदान के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं। किनके द्वारा? वायु के द्वारा, जल के द्वारा, आपकी हिमानी के द्वारा, परिहिमानी के द्वारा, सागरीय तरंगों के द्वारा। तो इस तरीके से क्या है, आपका अपरदन चक्र है वो निरंतर क्रिया करता रहता है, चलता रहता है। तो आज अपन पढ़ेंगे डेविस का भौगोलिक चक्र। कल अपन ने चर्चा की थी अपरदन चक्र के बारे में, आज अपना है डेविस का भौगोलिक चक्र। डेविस का भौगोलिक चक्र। डेविस का भौगोलिक चक्र, इसके बारे में अध्ययन करने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि डेविस महोदय हैं, उन्होंने 1899 में अपना भौगोलिक चक्र है, या कह सकते हैं कि भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया, या ये सिद्धांत है दिया। भौगोलिक चक्र में इन्होंने क्या है, समय की अवधि को क्या है, कोई भी एक समय है और उस समय के अंदर आपका जो स्थल भाग है वो क्या है, आपका उसका क्या होता है, उत्थान होता है। जब कोई भी स्थलाकृति है वो बनती है, जब वह उत्पन्न होती है तो उसके अंदर क्या है, समय लगता है, और समय के अनुसार ही क्या है, उसमें अनेक प्रकार की अवस्थाएं हैं वो चलती रहती हैं। समय के अनुसार उन अवस्थाओं से क्या है, स्थल रूप को या स्थलाकृति को गुजरना पड़ता है। जिस तरीके से मानव के विकास के अंदर क्या है, आपकी अवस्थाएं चलती हैं, जैसे आपकी तरुणावस्था है, प्रौढ़ावस्था है और जीर्णावस्था है या वृद्धावस्था है, वैसे ही क्या है, कोई भी स्थलाकृति होती है उसके अंदर आपकी अवस्थाएं चलती हैं, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। तो इस तरीके से उन्होंने अपने भौगोलिक चक्र को समझाने की कोशिश की है, और उस भौगोलिक चक्र को समझाते हुए उन्होंने क्या है, एक स्थल रूप के बारे में, भौगोलिक चक्र के बारे में कहा है कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। कि आपका कोई भी भौगोलिक भूभाग है वो जब एक समय के अंदर जब उठता है, या कोई भी एक समय के अनुसार क्या है, वो आपका उसके अंदर उत्थान होता है, कोई भी स्थलाकृति बनती है, लेकिन समय के अनुसार क्या हो जाता है, वो स्थलाकृति धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, समतल पर्याय मैदान के अंदर परिवर्तित हो जाती है। ये किसके बारे में कहा है, अपरदन अपने भौगोलिक चक्र के बारे में कहा है। तो डेविस के अपरदन चक्र की बात कर लेते हैं। इन्होंने सन कितने में दिया था, सन 1899 में भौगोलिक चक्र संकल्पना का प्रतिपादन किया। ठीक है, और इन्होंने आपके डेविस चक्र के बारे में कहा क्या, भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है, भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है, भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपरदन के प्रकर्म द्वारा अपरदन के प्रकर्म द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। ये ही क्या है, इनके आपका जो सिद्धांत इन्होंने दिया है, संकल्पना प्रतिपादित की है भौगोलिक चक्र के बारे में, इसका सार यही है कि कोई भी आपका स्थल भाग है वो क्या है, आपका उत्थान होता है एक समय के साथ, लेकिन समय के साथ ही उसके अंदर क्या है, परिवर्तन भी होने लग जाता है। किसके कारण? अपरदन के द्वारा। और एक समय ऐसा आता है जब वह क्या है, आपका जो स्थल रूप बना था वो एक दिन क्या आता है, आकृति विहीन हो जाता है, समतल मैदान के अंदर क्या हो जाता है, उसका रूपांतरण हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और वो क्या है, आकृति विहीन बन जाता है, समतल पर्याय मैदान है उसके अंदर परिवर्तित हो जाता है। और ये होता किसके कारण है, इन्होंने अपने स्वरूप के अंदर बताया, स्थल रूप संरचना प्रकर्म और समय का प्रतिफल माना गया है। इन्होंने क्या है, कोई भी स्थल रूप के लिए कहा है कि उसके अंदर संरचना प्रकर्म और समय का प्रतिफल होता है, उसी के द्वारा क्या है, आपका भौगोलिक चक्र की संकल्पना इन्होंने बताई है। और डेविस के इन तीनों कारणों को क्या कहा गया है, त्रिकुट कहा गया है। और इसके स्थल रूप के संदर्भ में, स्थल रूपों में समय के संदर्भ में क्रमिक परिवर्तन होता है और इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्थल रूपों का जनिक एवं क्रमबद्ध वर्णन करना ही इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है, वो माना गया है। देखो किस रूप में, जैसे उन्होंने क्रमिक समय के अनुसार, क्रमिक क्या है, उसके अंदर परिवर्तन को समझाया है। अभी मैं आपको इसके बारे में समझा दूंगी कि क्या होता है। तो उन्होंने क्या है, अपनी जो विचार व्यक्त किए हैं उसमें क्या है, समय के अनुसार अवस्थाएं होती हैं और अवस्था के बाद में क्या है, कोई भी स्थल रूप जो ऊपर उठा हुआ था उसके अंदर उत्थान हुआ, उत्थान के बाद में क्या है, उसके अंदर अपरदन भी शुरू हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपरदन के बाद में कोई भी स्थल भाग समतल रूप के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो उत्थान और अपरदन दो ऐसे, उत्थान व अपरदन, दो बातें बताई किसने, डेविस ने। इन्होंने क्या है, डेविस का अपरदन चक्र स्थल रूप के अंदर उत्थान के साथ साथ क्या है, आपका उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। उत्थान की अवधि होती है वो छोटी होती है। ये जो उत्थान होता है स्थल रूप के अंदर, जो भी उत्थान होता है, जब कोई भी स्थल रूप का विकास होता है, उत्थान होता है, उसकी अवधि क्या है, छोटी बताई है। और उसी के साथ जब उत्थान चलता है, चलता रहता है, तब क्या है, आपका अपरदन है प्रारंभ नहीं होता है। यानी कि जैसे मान लो ये आपकी कोई भी एक अवस्था है और इस अवस्था के अंदर लास्ट जो एंड है पहाड़ियों का, जैसे मान लो ये आपका स्थल भाग है, ठीक है, स्थल भाग के ऊपर आपकी ये पहाड़ी यानी शिखर या जल विभाजकों के रूप में इस तरीके से कोई भी पर्वतीय भाग है और उसका क्या है, स्थल भाग है,
लास्ट उसका विकास हो गया यहाँ तक, ये उसका शिखर है स्थल रूप से, यानी कि इसके नीचे जाएंगे तो आपका क्या है, समुद्र तल है वो है, और ये आपकी बेस लाइन है, यानी कि स्थल भाग का ये ऊपर उठा हुआ भाग है, और यहाँ पे आपकी स्थल भाग का क्या है, पहाड़ी का जो शिखर है वो लास्ट एंड ये है, ठीक है, जिसे इन्होंने क्या कहा है, लास्ट एंड को एल सी कहा है। तो इस तरीके से क्या है, आपका जो शिखर है वो क्या है, लास्ट एंड आपका सी, ए से सी तक, यानी कि ये जो शिखर है, कोई भी स्थल भाग है, बेस लाइन है धरातल की, वहां से लेकर ऊंचे जो पर्वतीय चोटी है यहाँ तक किसी स्थल खंड का क्या होता है, उत्थान होता है, और उत्थान जब समाप्त हो जाता है उसके बाद क्या है, आपकी अपर्दन की क्रिया है शुरू होती है। ये किसने माना है, आपके डेविस ने माना है कि उत्थान और अपर्दन दोनों क्या है, आपके एक साथ क्रिया नहीं करते हैं। जब आपका उत्थान हो जाता है, उत्थान होने के बाद में आपकी अपर्दन की क्रिया है वो शुरू होती है। ये किसने माना है, डेविस ने माना है। तो इन्होंने क्या कहा है, उत्थान की जो अवधि होती है वो तीव्र गति से होती है, लेकिन क्या है, छोटी होती है। उत्थान की जो क्रिया होती है वो क्या है, बहुत तीव्र गति से होती है, लेकिन जो अवधि होती है वो छोटी होती है। लेकिन अपर्दन के लिए इन्होंने क्या कहा है, अपर्दन का की जो अवधि है वो क्या है, आपकी लंबी मानी गई है, या अपर्दन जो उत्थान समाप्त होने के बाद में अपर्दन प्रारंभ होता है, जैसे उत्थान पूर्ण होने के बाद में प्रारंभ होता है आपका अपर्दन, वह चक्र के अंत तक चलता है। और इस तरह उत्थान तथा अपर्दन कभी क्या है, आपके साथ साथ नहीं कभी साथ साथ नहीं चलते हैं। तो इस विचार को, यानी कि देखो आपका जो डेविस महोदय है, इन्होंने अपने सिद्धांत की चर्चा के अंदर कहा है कि आपका उत्थान और अपर्दन दो क्या है, शब्द लिए हैं, और दोनों के अंदर क्या कहा है, उत्थान तो क्या है, कोई भी एक स्थलाकृति है। जैसे आपका ये आपका एक, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए भौगोलिक चक्र के बारे में आपको समझाने के लिए कोई भी आपका स्थल खंड है उसकी चर्चा मैं कर रही हूँ। तो इसके अंदर कोई भी आपका स्थल खंड है, यानी कि धरातल के ऊपर कोई भी आपका पर्वतीय भाग है, जब ये पर्वतीय भाग उसकी लास्ट जो चोटी है वो यहाँ तक इसका उत्थान होता है, कि वो चाहे किसी भी वजह से हो, प्लेट विवर्तनिकी की वजह से हुआ हो, या आपका क्या है, ज्वालामुखी के कारण, भूकंप के कारण, किसी भी वजह से, पटल विरूपणी के कारण आपके पर्वत पठार इनका निर्माण हुआ है। तो जो डेविस है ये क्या कहते हैं कि आपका उत्थान व अपर्दन दो क्या है, इन्होंने शब्द दिए हैं, और दोनों को क्या है, अलग अलग रूपों के अंदर कहा है कि आपका जो उत्थान है उसकी जो तीव्रता है वो तो क्या है, ज्यादा है, लेकिन अवधि है वो क्या है, आपकी छोटी है। मतलब कम समय के अंदर आपकी तीव्रता के साथ में वृद्धि करता है कौन, उत्थान। यानी कि उत्थान, कोई भी स्थल भाग का जो उत्थान है वो क्या है, तीव्र गति से हुआ, लेकिन अवधि क्या हो गई, उसकी छोटी हो गई। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा है कि उत्थान और अपर्दन दोनों क्या है, एक साथ कार्य नहीं करते हैं। क्या कहा है इन्होंने, उत्थान जब पूरा हो जाता है उसके बाद में क्या होता है, आपके अपर्दन की क्रिया है वो शुरू होती है, लेकिन प्रकृति के अंदर ऐसा नहीं माना गया। इसलिए डेविस के अपर्दन चक्र की क्या हुई, आलोचना हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रकृति के अंदर कोई भी स्थल भाग है, उस प्रकृति उसका इंतजार करती रहती है कि जब तक आपका उत्थान होगा तब तक कोई भी वस्तु है वो घट नहीं सकती, उसके अंदर अपर्दन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, आपके अपर्दन और उत्थान दोनों ही क्या है, प्रकृति के अंदर एक साथ चलते हैं। इसलिए डेविस ने क्या माना कि उत्थान और अपर्दन दोनों क्या है, एक साथ कार्य नहीं करते हैं। वो क्या है, डेविस क्या मानते हैं कि उत्थान जब पूरा हो जाता है उसके बाद में आपके अपर्दन की क्रिया है वो शुरू होती है। तो इस आधार पे क्या है, उनकी आलोचना
की गई। किसके कारण? उत्थान और अपर्दन के कारण इनके सिद्धांत की आलोचना है वो की गई। तो देखो, जैसे मैं आप लोगों को इस मैपिंग से कुछ समझा देती हूँ कि जिस तरीके से क्या है मनुष्य की अवस्थाएं चलती हैं, उसी आधार पे डेविस ने एक उदाहरण के रूप में ये बताया है कि जिस तरीके से मानव का शरीर विकास करता है, उसी आधार पे क्या है आपके उत्थान और अपर्दन की क्रिया है वो अवस्थाओं से होकर, उसका भी क्या है एक ऐतिहासिक क्रम होता है, उसके अंदर भी क्या है आपका उत्थान और अपर्दन की प्रक्रिया है वो चलती रहती है। जिस तरीके से मनुष्य जब शैशवावस्था में आता है, तरुणावस्था आती है, उसकी किशोरावस्था आती है, उसकी प्रौढ़ावस्था आती है, उसकी वृद्धावस्था आती है, उसी आधार पे क्या है आपका स्थल स्वरूप जो है नदियों की घाटी नदियों की घाटियों की तल्ली, जैसे शुरुआत अगर करते हैं तो कोई भी ये जैसे आपकी कोई भी स्थल भाग है और स्थल भाग के ऊपर कोई भी स्थल खंड है वो क्या है इस तरीके से आपका क्या है लास्ट एंड यहां तक उसका क्या है होता है उत्थान होता है या बनने की क्रिया है, यहां तक उसका एंड है वो बनने की क्रिया मानी गई है। तो यहां तक जो डेविस है वो क्या मानते हैं उत्थान पूरा होने के बाद में ही क्या है आपकी अपर्दन की क्रिया है वो शुरू होती है। तो इन्होंने क्या कहा है 3 अवस्थाएं होती हैं स्थल खंड की, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। ये क्या है समय है, ठीक है। और ये समुद्र तल की घाटी की तल्ली यानी कि समुद्र तल की जो घाटी की तल्ली है ये यहां से है और इसके जस्ट ऊपर क्या है आपकी बेस लाइन, आधार जो रेखा कहा जाता है बेस लाइन, यहां से इसका क्या है आपका स्थल खंड का विकास होता है और लास्ट एंड यहां तक उसका उत्थान होता है। और उत्थान जब पूरा हो जाता है उसके बाद में क्या है पहाड़ियों का क्या होने लग जाता है अपर्दन शुरू हो जाता है। और अपर्दन किनके कारण होता है, या तो वायु के द्वारा होगा या नदी के जल के कारण होगा, हिमानी के द्वारा, परिहिमानी के द्वारा, इस तरीके से क्या है बहिर्जात बलों के द्वारा। उत्थान तो क्या हो गया आपका अंतर्जात बलों के द्वारा और उत्थान होने के बाद में क्या है आपका बहिर्जात बल, जिसके अंदर आपका नदी का जो जल होता है वो क्या है प्रवाहित होता है। उसके कारण क्या है आपकी जितने भी शिखर हैं या जो स्थल भाग है वो एक दिन एक ऐसा समय आता है जिसके कारण वो क्या है आपकी समतल पर्याय मैदान के अंदर बदल जाती हैं। तो इन्होंने अपने जो भी अपना सिद्धांत दिया है, संकल्पना प्रस्तुत की है, उसके अंदर 3 अवस्थाएं मानी हैं। तरुणा अवस्था के अंदर क्या होता है आपकी जब नदियां हैं पहाड़ी क्षेत्र से जब गिरती हैं तो उनके अंदर वेग अधिक होने के कारण वो क्या है घाटी को क्या है गहरा करती चली जाती है। तो गहरी पहली जो अवस्था होती है तरुणावस्था, इसके अंदर ये जो मतलब जो पर्वतीय भाग से जब पानी जब गिरता है तो घाटी को क्या है गहरा करती चली जाती है। इस तरीके से घाटी को क्या है गहरा करती चली जाती है और जो पार्श्विक है वो आपका जो ढाल है वो पार्श्विक ढाल है वो तीव्र खड़ा हुआ दिखाई देता है और गहराई घाटी के अंदर क्या है काटती हुई चली जाती है। तो तरुणावस्था के अंदर क्या होता है इस तरीके से आपकी अवस्था के अंदर जब नदी है वो प्रवाहित होती है पहली अवस्था के अंदर तरुणावस्था में, उसके बाद में आपका आता है प्रौढ़ा अवस्था। प्रौढ़ावस्था के अंदर क्या हो जाता है पानी का जो वेग होता है नदी के अंदर वो क्या हो जाता है कम हो जाता है, जिसके कारण पार्श्विक अपर्दन है वो ज्यादा होने लग जाता है और आपका ये जो घाटी को गहरा करने वाली स्थिति है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है और पार्श्विक यानी किनारे वाले जो क्षेत्र है वो क्या है चौड़े होते चले जाते हैं। तो प्रौढ़ावस्था के अंदर जो पानी का वेग है वो क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है आपकी दूसरी अवस्था के बारे में किसने बताया, डेविस ने बताया कि दूसरी जो अवस्था होती है उसके अंदर आपका
प्रौढ़ावस्था के अंदर आपका क्या होता है, जो भाग है घाटी वाला, सरिता वाला, वो क्या हो जाता है, आपका गहरा गहरा कम हो जाता है, और पहाड़ी तथा आपका शिखर जो पार्श्विक अपर्दन है वो क्या होने लग जाता है, अपर्दन के कारण तरुणावस्था में वी आकार की घाटी की चौड़ाई है, चौड़ाई में परिवर्तित होने लग जाती है। घाटी है वो कम गहरी होती है, और थोड़ा जो ढाल है वो क्या हो जाता है, सरल रेखा वाली ढाल के अंदर सम्मिलित इसको किया जाता है। और अंत में क्या है, प्रौढ़ावस्था के अंदर जल जो ढाल है, नदियों का वेग है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से पार्श्विक अपर्दन के कारण घाटियों का चौड़ा होना अधिक सक्रिय हो जाता है। कौन सी अवस्था के अंदर, आपकी प्रौढ़ावस्था के अंदर। उसके बाद आती है आपकी तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था है आपकी जीर्णावस्था। जीर्णावस्था के अंदर क्या होता है, आपका लंबवत अपर्दन है स्थगन हो जाता है। जीर्णावस्था प्रारंभ होती है। पार्श्विक अपर्दन और घाटी के चौड़ा होने का जो कार्य है वो क्या है, जारी रहता है। यानी कि इस तरीके से ये जो आपके पार्श्विक अपर्दन है वो क्या है, लगातार चौड़े होते रहते हैं, और इस तरीके से क्या है, चौड़ाई है वो क्या है, बढ़ती जाती है, जिसके कारण जो अंत तक ये छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं, इन छोटी छोटी पहाड़ियों को क्या कहा है, आपके डेविस महोदय ने मोनाड नाक जो इन्होंने क्या है, छोटी छोटी या अवशिष्ट पहाड़ियों को, इनको क्या है, अवशिष्ट पहाड़ियों का नाम भी दिया है। अवशिष्ट पहाड़ियां, ये क्या है, आपकी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, वो रह जाती हैं लास्ट में, लेकिन आगे चलकर आपका क्या बन जाता है, समतल पर्याय मैदान है। इस तरीके से समतल पर्याय मैदान है वो आगे जाकर आपका समतल पर्याय मैदान बन जाता है, या लास्ट में कह सकते हैं कि इनकी जो ऊंचाई होती है वो क्या है, आपकी कम हो जाती है, और जो डेविस है इन अवशिष्ट पहाड़ियों को मोनाड नाक की संज्ञा देते हैं। इस तरीके से क्या है, भौगोलिक जो आपका भौगोलिक चक्र है, इसकी अवस्थाएं हैं वो किस रूप में बताई हैं, जिस तरीके से आपकी मानव का जो विकास होता है उस आधार पे क्या है, कोई भी स्थलाकृति है उसके बारे में डेविस ने समझाया है। किसके बारे में, भौगोलिक चक्र के बारे में, कि जिस तरीके से पर्वतीय भाग है वो क्या है, एक जो शिखर है उसका वो क्या है, लास्ट उसका जो उत्थान होता है वो एक लास्ट एंड होता है, लेकिन जैसे ही उसका उत्थान समाप्त हो जाता है धीरे धीरे उनके अंदर क्या होने लग जाती है, फिर से अपर्दन की क्रिया है, अपर्दन है वो शुरू हो जाता है, और एक दिन वो अपर्दन क्या होता है, समतल पर्याय मैदान के अंदर परिवर्तित हो जाता है, और वो ही इनका क्या है, डेविस का भौगोलिक चक्र है कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे अभी समझाती हूँ। और देखो, डेविस के अपर्दन चक्र की अगर अपन चर्चा करते हैं तो डेविस के अपर्दन चक्र के अंदर आपकी प्रौढ़ावस्था के अंदर पार्श्विक अपर्दन अधिक होता है। आपका जो ये पार्श्विक अपर्दन है ये इस तरीके से क्या है, आपका पार्श्विक अपर्दन है मतलब चौड़ा होने की गति है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और आपकी गहरे होने की जो गति है वो कम हो जाती है। गहरा कौन सी अवस्था में होता है, तरुणावस्था के अंदर। तरुणावस्था के अंदर आपका जो गहरा होने की लंबवत अपर्दन क्या होता है, आपका गहरे होने की घाटी है, घाटी गर्तन की क्रिया कहलाती है। ये जो क्रिया होती है ये घाटी गर्तन कहलाती है। घाटी गर्तन, घाटी गर्तन की लंबवत अपर्दन के कारण घाटी गर्तन की क्रिया है वो कहलाती है। और घाटी गर्तन के अंदर क्या होता है, आपका निरंतर क्या है, तेजी से आपका जो घाटी वाली तल्ली है वो गहराई के अंदर चलती रहती है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका पार्श्विक अपर्दन क्या होता है, कम होता है, न के बराबर होता है। ये पार्श्विक जो अपर्दन है ये इस तरीके से, जैसे मान लो पानी ऊपर से
गहराई से गिरता है तो ये जो पार्श्विक अपरदन है ये क्या है, बहुत कम होता है। और आपकी जैसे ही प्रौढ़ावस्था आती है तो इस तरीके से अपरदन शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, पार्श्विक अपरदन, मतलब ये जो साइड है ये क्या है, उसके अंदर कटाव अधिक होता है और गहराई आपकी क्या है, कम हो जाती है। क्यों कम होती है, क्योंकि पानी का जो वेग है वो कम हो जाता है, जिसके कारण पार्श्विक अपरदन क्या है, अधिक होने लग जाता है और गहराई के अंदर क्या है आपका कम गहरी है वो होती चली जाती है। तो इस तरीके से आपके डेविस के अपरदन चक्र की मुख्य बातें हैं वो आपकी इस रूप के अंदर देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपके अपरदन और उत्थान के बारे में कुछ बातें हैं वो रह गई हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताती हूँ। डेविस के अपरदन चक्र में जैसे देखो, ये जैसे आपका उत्थान और ये जैसे आपका अपरदन, ये है आपका उत्थान और ये है अपरदन। तो उत्थान की जो अवधि है वो क्या बताई है इन्होंने, छोटी अवधि, ठीक है, छोटी अवधि बताई है। जैसे इससे आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो लाइन खींची है ये क्या है, छोटी अवधि है और अपरदन है आपकी लंबी अवधि। लंबी अवधि, अंत में क्या हो जाता है, चक्र का अंत हो जाता है, चक्र का अंत। जैसे ये उदाहरण के रूप में मैंने आप लोगों के सामने रखा है कि आपका ये जो अवधि है उत्थान की ये छोटी है और उत्थान और अपरदन दोनों ही क्या है, इन्होंने एक साथ में ना बना के इन्होंने कहा है कि उत्थान है वो क्या है, कुछ समय के लिए तीव्रता से होता है और जो अपरदन की क्रिया है वो आपकी क्या है, लंबी है। तो इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपकी अंत में क्या हो जाता है, इस चक्र का क्या है, समाप्त हो जाता है। किस रूप में, जो अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, मोनार्ड नाक जो है ये क्या है, अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, लेकिन आगे का जो भाग है वो क्या है, समतल पर्याय मैदान के अंदर हो जाता है। तो इन्होंने क्या है, अंत के अंदर क्या है, चक्र का समापन कर दिया है, अंत में ये समाप्त हो जाते हैं। तो भौगोलिक चक्र के अंदर क्या है, आपकी कुछ मान्यताएं हैं वो मानी गई हैं। किसने, डेविस के भौगोलिक चक्र की मान्यताएं। देखो, पहली अगर मान्यता की बात करते हैं तो इन्होंने क्या है, अंतर्जात और बहिर्जात दोनों ही क्रियाएं क्या है, पारस्परिक जुड़ी हुई हैं या पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल होती है। कौन सी, अंतर्जात, अंतर्जात व बहिर्जात बल आपस में पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल, क्रिया का प्रतिफल है। अंतर्जात और बहिर्जात आपस में पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल है, यानी कि अंतर्जात शक्ति और बहिर्जात शक्ति दोनों के अंदर क्या है, क्रिया होती है। यानी कि अंतर्जात शक्ति के द्वारा उत्थान होता है और बहिर्जात शक्ति के द्वारा क्या होता है, आपकी कोई भी उत्थान का क्या है, आपका समतल मैदान के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्रिया किसका प्रतिफल है, दोनों के बीच का प्रतिफल माना गया है। उसी के बाद उन्होंने क्या कहा है, आपका जो दूसरी मान्यता इन्होंने क्या मानी है, दूसरे रूप में, कि आपका जो आपका क्रम है वो क्या है, क्रमबद्ध रूप के अंदर जब भी कोई
पार्श्विक अपर्दन हो या स्थल रूप है, उसके अंदर क्रमबद्धता पाई जाती है। स्थल रूप में क्रमबद्धता है वो पाई जाती है। क्रमबद्धता किस रूप में? पहले तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था, इस तरीके से क्या है आपके समय और क्रम के अनुसार है वो परिवर्तन होता है। उसके बाद उन्होंने तीसरी मान्यता मानी है कि स्थल खंड में उत्थान के बाद अपरदन होता है। ये क्या है? इन्होंने अपनी मान्यता के अंदर बताया है कि आपकी जो उत्थान की गति होती है वो तीव्र गति से होती है लेकिन कम होती है। तो आपकी क्या है, जब उत्थान है वो पूर्ण हो जाता है, उत्थान की क्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, उसके बाद ही आपका क्या शुरू होता है, अपरदन है वो शुरू होता है। तो ये उनके मान्यता के अंदर उन्होंने रखी है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो आपके डेविस चक्र में इन्होंने क्या कहा है, स्थल रूप का जो विकास है वो क्रमबद्ध होते हुए पर्यावरण के अंदर या स्थल रूपों का स्वरूप पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप होता है। किस रूप में परिवर्तन होता है? पर्यावरण के अनुसार, यानी कि समय के साथ आपका समय जिस अनुसार चलता है कि जैसे कोई भी स्थल रूप के जब विकास हुआ तो वो तरुणावस्था में होगा, जब उसका धीरे धीरे क्या होगा, अपरदन होगा तो वो प्रौढ़ावस्था में और फिर जीर्णावस्था में। इस आधार पे क्या है, परिवर्तन है वो प्रकृति के अंदर चलता रहता है। तो इस तरीके से आपका डेविस का भौगोलिक चक्र की चर्चा किसने की है? आपके डेविस महोदय ने। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।